बड़े गर्व की बात है कि हम लोग मालवा अंचल के इस उर्वर भूमि के बीच में रहते हैं। यह वह मालवा है जिसके संदर्भ में कहा जाता था, देश मालवा घर गंभीर, पग पग रोटी मग मंदिर। मालवा के दो पार्ट थे, एक पूर्वी मालवा जिसमें विदिशा आता है और एक पश्चिमी मालवा जिसमें अवंतिका यानी उज्जैन आता है। यह मालवा अंचल प्राचीन काल में रामायण काल से ही प्रसिद्ध रहा है। रामायण काल में यहाँ पर विदिशा बेतवा नदी के तट पर एक चरणतीर्थ नाम का स्थान है जो रामायण काल से संबंध रखता है। माना जाता है कि जब राम वनगमन किए थे इसी मार्ग से होकर गए थे। बाद में रामायण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघातिन यहाँ पर राज किए थे। राम के बेटे कहीं राज करते, लक्ष्मण के कहीं कर रहे थे, और विदिशा और मथुरा के बीच में उनके दो बच्चे थे। तो उसमें एक पुत्र जो उनका सुबाहु और एक दूसरा शत्रुघातिन था, वो विदिशा में राज करता था। ये इसकी ऐतिहासिक तथ्य हैं। और थोड़ा सा प्राचीनता की ओर अगर जाएं तो विदिशा के आसपास हमारे आदिम काल की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। उदयगिर के पीछे एक नीमखिरिया नाम का पहाड़ है। नीमखिरिया में हमें आज मानव के रहने का रॉक शेल्टर्स दिखाई देता है। बड़े दुख की बात भी है कि आज नीमखिरिया अस्तित्व अपना खोता जा रहा है। वहाँ पर जो खुदाई इत्यादि हो रही हैं, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, कहीं न कहीं उसकी ऐतिहासिकता समाप्त हो जाएगी। यद्यपि इस संबंध में पूर्व के लोगों ने, विशेषकर यहाँ पत्रकार गोविंद सक्सेना आदि लोगों ने काफ़ी पहल किया है, प्रशासन को कहा हुआ है। तो हमारी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए, चूँकि विदिशा का गर्व हमें इतिहास से है, उसके सांस्कृतिक धरोहर से है, तो हमारे पास उदयगिर है। उदयगिर एक ऐसी जगह है जहाँ चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, जो हमारे इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण राजा माना जाता था, उसके अवशेष देखने को मिलते हैं, उनके अभिलेख देखने को मिलते हैं। इसके थोड़ा सा और पहले जाएं तो यहाँ पर हेलियोडोरस नाम का एक पिलर है, जिस पर पूरे हिंदुओं को बड़ा गर्व करना चाहिए कि उससे बड़ा अभिलेखिक साक्ष्य हिंदुस्तान में नहीं है। जो विष्णु धर्म के नाम से या वैष्णव संप्रदाय के नाम से जाना जाता था, वो इतना महत्वपूर्ण स्थल था। वो एक बहुत पुराना मंदिर था जो पुरातात्विक अवशेष में उसको उत्खनन किया गया, और जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स थे वहीं पर दफना दिए गए हैं, वहीं रखा गया है। आज भी उसको खोद कर अध्ययन किया जा सकता, देखा जा सकता है। यहाँ पर एम डी खरे और इसके पहले कुछ लोगों ने, जो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, उन्होंने खुदाई कराई। तो हमें अगर वैष्णव संप्रदाय का इतना उच्च कोटि का अभिलेख जो हमारे पास है, कदाचित या किसी और धर्मावलंबियों के पास इतना महत्वपूर्ण साक्ष्य होता तो शायद उसको सोने में बढ़ा कर रख दिया जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में चेतना कम है। ऐतिहासिकता तो हमको पता है, लेकिन उसके संरक्षण में कहीं कहीं थोड़ी सी कमी है, उसको हमको देखना चाहिए। और सीधे आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर अशोक का भी साम्राज्य रहा है। अशोक की पत्नी विदिशा से रहने वाली थी। जैसे हम पुराना और देखेंगे तो उन्होंने सांची के आसपास जो डेवलपमेंट हुआ, निश्चित रूप से अशोक का योगदान था। उनकी पत्नी जो विदिशा की रहने वाली थी, उन्हीं के आग्रह पर या उन्हीं के कहने पर ही इन्होंने विदिशा के आसपास के सांची, सत्तारा, सोनारी, सैकड़ों स्तूप यहाँ पर विद्यमान है आज, जो उस समय अस्तित्वमय होंगे। आज देखा जाए तो विदिशा के पास जो सांची नाम का स्थान है, सांची में लगभग 1900 से ज़्यादा छोटे छोटे लेख प्राप्त हुए हैं। उन लेखों में देखा जाता है तो विदिशा के ही सेठों का नाम प्रायः देखने को मिलता है। दान के स्वरूप में जो अर्जित धन था, लोगों के द्वारा संग्रह किया गया था, और तब जाकर के इसका विकास हुआ था। सांची के आसपास जो भी चीज़ डेवलपमेंट हुए, उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। धीरे धीरे और परवर्ती काल में आते हैं तो वहाँ भी देखने को मिलता है कि हमारे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सांची का एक आम्रकारदम नाम का जो स्थान देखा गया, उसमें गुप्त काल का बड़ा सुंदर अभिलेख प्राप्त होता है। और सांची के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वहाँ के पक्षियों को किस तरह से भरण पोषण होता रहेगा, इसके लिए वहाँ पर एक अभिलेख प्राप्त होता है। उस अभिलेख में कुछ गाँवों के नाम उत्कीर्णित किए गए हैं। तो ये हमारे ऐतिहासिक धरोहरों के संदर्भ था। मध्यकाल में आकर के भी वहाँ पर देखने को मिलता है, स्तूप के पूर्वी तोरणद्वार के पीछे बड़े सुंदर सुंदर बौद्ध मंदिर थे या वैष्णव मंदिर थे।
कला की दृष्टि से जो विकास का काल था, गुप्त काल को एक हम भारतीय कला का एक अच्छा सोपान देखने को जो प्राप्त होता है, उसमें दक्षिणी गेट के ठीक सामने जो मंदिर है गुप्त काल का, जिसमें सपाट छतें हुआ करती थीं, वह हमारे भारतीय कला के वास्तु और विन्यास के अंतर्गत पहला मंदिर माना जाता था। उदयगिरि का केव नंबर 1 जो है वो भी गुप्त काल का ही था। धीरे धीरे मंदिरों का विकास होता गया, उत्तरोत्तर शिखरनुमा चीज़ें बनती चली गईं। तो एक प्रारंभिक इतिहास का जो स्वरूप हम देखने को क्रमानुसार जो हमको इतिहास देखने को मिलता है, वह विदिशा के आसपास से देखा जाए। मैं तो ये कहता हूँ, जो अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अगर भारतीय संस्कृति को, जो भारतीय जो कल्चर थी, हमारी इंडियन जो कल्चर थी, उसकी जो संस्कृति की धरोहर थी, तो अगर उज्जैन अपना बहुत हाथी सजोए हुए है तो विदिशा भी कम नहीं है। अगर उज्जैन भारतीय संस्कृति का आकाश है तो धरती विदिशा है। इस धरती को हमें संभाल कर रखना पड़ेगा। संग्रहालय में जाकर देखें तो हमारे पास बहुत सारे प्राचीन सिक्के देखने को मिलते हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, बहुत सारे अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे ऐतिहासिकता को व्यक्त करते हैं। और अनवरत प्राचीन काल से, बल्कि ऐतिहासिक काल से प्राचीन काल तक होते हुए, मध्यकाल से होते हुए हम आधुनिक भारत तक आते हैं, तो फिर उसका एक क्रमानुसार हमको इतिहास देखने को मिलता है। मध्य भारत था कभी मध्य प्रदेश, उसका भारत में इतना व्यापक प्रसार था कि सब जगह प्रशासन करने में असुविधा हुआ करती थी। निश्चित रूप से उस समय के केंद्र सरकार ने या सरकार ने बाद में जो डेवलप हुए होंगे, उन्होंने चिंतन किया होगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में स्टेट को डिवाइड करके हम उसका बखूबी विकास कर सकते हैं, बखूबी उसका प्रशासनिक तौर तरीका डेवलप कर सकते हैं। तो मध्य भारत से इसको अलग किया गया, मध्य प्रदेश को। उस समय बाबू तखत मुखर्जी जो मध्य भारत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो उनकी अच्छी कल्पना रही होगी। ऐसे बड़े बुद्धिजीवी लोग थे जो विदिशा के थे। बाबू राम राय जी थे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। इन्होंने चिंतन करके मध्य प्रदेश को अलग किया और मध्य प्रदेश को जो आदिवासी अंचल था, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया था, आज धीरे धीरे विकास के सोपान हम कहाँ टच कर रहे हैं, कहाँ छू रहे हैं। हालांकि आज भी इसकी आवश्यकता है। बहुत सारे राज्य हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिसमें मध्य प्रदेश अभी भी पिछड़ा हुआ है और निरंतर उसको हमको आगे बढ़ाए रखने के लिए यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा ठीक करना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ विरासत को और अच्छे से संरक्षित करना चाहिए। बहुत सारे ऐतिहासिक विरासत यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, हम उसका प्रॉपर संरक्षण नहीं कर पाते। कुछ संरक्षण हमारा केंद्र सरकार करती है, कुछ संरक्षण हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। हमेशा बजट का रोना रहता है, हम लोग के ऐतिहासिक तथ्यों के प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता। यही चीज़ें अगर दुनिया के दूसरे देशों में होती तो शायद उनके जो पेडेस्टल इत्यादि हैं उनको बहुत अच्छे से बनाया जाता है। यहाँ तो आए दिन पेडेस्टल टूट जाते हैं, मूर्तियाँ टूट जाती हैं, मूर्तियाँ गिर पड़ती हैं। यहाँ खुदाई में किसी भी गांव में, किसी भी खेत में धरोहर से हमको प्राप्त हो जाती हैं, हम उसको उठवाने में वर्षों लगा देते हैं। हमने देखे हैं कि उदयपुर एक बड़ा अच्छा सुंदर मंदिर है यहाँ का, और यूँ कहें तो विदिशा का गर्व है। इतना उत्कृष्ट वास्तु हमको मध्य प्रदेश में दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता या कम मिलता है। तो ऐसे मंदिर का संरक्षण, वहाँ आवागमन, कैसे टूरिस्ट वहाँ पहुँचे, अगर टूरिस्ट अच्छा आने लगे, रास्ते अच्छे हो जाएं, सुविधाएं अच्छी उपलब्ध हो जाएं, तो यहाँ पर जो है व्यापार भी अच्छा बनेगा। देखिए खजुराहो आज विश्व विख्यात हो गया है, क्योंकि खजुराहो के मंदिर इतने अप्रतिम थे, दुनिया में कुछ कमी नहीं थी। लेकिन हमारी इस कला धरोहर को लोग देखने आते हैं। हमारी इस कला धरोहर को उदयपुर भी लोग देखने आ सकते हैं। धार्मिक आस्था के साथ साथ उसकी जो ऐतिहासिक नक्काशी है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शायद हम कहीं पब्लिक तक ये बात पहुंचाने में अक्षम हैं, विशेषकर रोडों का। हालांकि रोडों का निर्माण में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं हैं। कोई टूरिस्ट पहुंच जाए तो वहाँ कहाँ ठहरेगा, कहाँ खाएगा, जो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं है। आवागमन के साधन में भी एक बस है जो अपने तरीके से चलती है, सब जगह रुकते हुए जाएगी। टूरिस्ट को वहाँ जाना है, फिर वहाँ वापस आना है, क्यों न एक आध टूरिस्ट बस संचालित किया जाए जो विदिशा के सांची को, सतारा को, उदयपुर को, ग्यारसपुर को या और आसपास उदयगिरी को, इन सब चीज़ों को जोड़ सके। यद्यपि इस संबंध में कई मीटिंगें होती रही हैं, लेकिन क्रियान्वयन उसका नहीं हो पाया है। अगर क्रियान्वयन हो तो हमारी धरोहर लोगों तक पहुँचे,
तो लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा, लोग यहाँ अधिक से अधिक लोग आएंगे और यहाँ व्यापार भी बढ़ेगा और पैसा भी जनरेट होगा। यहाँ के लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे। ज़रूरत है, आज बहुत सारे युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, हमारे इन ऐतिहासिक स्थलों का शिक्षण प्रशिक्षण करा दिया जाए, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए तो वे गाइड का काम कर सकते हैं। पहले ये काम ऐसा नहीं है प्रयास नहीं किया गया, प्रयास किया गया, लेकिन कोई प्रशासक रुचि लेकर के काम करता रहा, लेकिन उसके ट्रांसफर होने के बाद सब ठंडे बस्तें चली जाती हैं, सब शांत हो जाता है। ज़रूरत है इस बात की। जैसे प्रशासन को चुस्त बनाए रखने के लिए एक योग्य प्रशासक की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। आज हमारे प्रदेश के विकास में कहीं कहीं इच्छा शक्ति की आज भी बलवती आवश्यकता है। अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारा देश अन्य प्रदेशों की तुलना में विकसित होगा, क्योंकि हमारे पास अच्छा धरोहर है, अच्छा जंगल है, अच्छे खनिज हैं, उपजाऊ मिट्टी है, कहीं कहीं पानी की कमी है, कहीं नहर की कमी है। बहुत सारे बांध बनने के लिए मैं आए दिन देखता हूँ लोग हड़ताल पर बैठे होते हैं। यहीं हमारे विदिशा के पास में अहमदपुर के आसपास का आए दिन कोई न कोई भूख हड़ताल या स्ट्राइक होती रहती है कि वहाँ कौन सा बांध है उसको बनना चाहिए। तो सिंचाई के अभाव में, पानी के अभाव में हम इन सब चीज़ों को अपने किसानों को जो प्रॉपर उत्पादन होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, वो नहीं पाता है। ज़रूरत है आधुनिक तकनीकी का खेती करना, बहुत प्रकार की तकनीकी खेती की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी आवश्यकता हमको सरकारों से मदद करने की भी है। सरकार हमको मदद करें, उसके लिए ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दें, तो शायद हम ज़्यादा विकासशील और विकसित हो सकते हैं। ज़रूरत है कौशल विकास की। अगर स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी कमी है कि हम लोग उसको सही स्वरूप में सही जगह नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसको हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो अगर आज हम सब ये अवसर है कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जैसे अवसर पर हम संकल्प लें कि अपने प्रदेश को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, इतिहास का क्षेत्र हो, धरोहर का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। ठीक है, इस तरह से हमें बहुत सारी बातों को हम सबको संकल्प लेना चाहिए। योग्य नागरिक सबसे पहले उत्पन्न होना चाहिए हमारे पास। हम डिग्री तो बांट देते हैं, लेकिन कहीं हमारे नैतिकता का हरण हो रहा है, मानव मूल्य घट रहे हैं, इनके बारे में भी चिंता करने की जरूरत है। अगर हम सुयोग्य नागरिक पैदा कर देंगे, अच्छा एजुकेशन पैदा कर देंगे और कुछ रोजगार के साधन पैदा कर देंगे, जो हमारे यहाँ प्रतिभाशाली छात्र हैं जो बार बार बाहर चले जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे प्रदेश का हनन होता है, राष्ट्र का भी हनन होता है। अगर प्रदेश में रहकर के प्रतिभाशाली लोग रहें, काम करें, तो शायद हमारे प्रदेश का और अच्छा विकास होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री यद्यपि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके साथ हम सबको भी जुड़ना पड़ेगा, हम सबको साथ लगाना पड़ेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, केवल मोदी जी अकेला काम कोई नहीं कर सकते हैं। कोई शिवराज सिंह जी अकेले कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो हम सबको एक साथ चलना होगा, सबका साथ कर विकास में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना होगा और संकीर्णताओं से ऊपर उठना पड़ेगा। काम अच्छा कोई भी पार्टी कर रही हो, सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो। जो अच्छा काम करना चाहता है, करता है, उनके साथ हम सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए, तो शायद हमारे प्रदेश का वास्तविक विकास हो पाएगा। ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज इस अवसर में सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य भारत से अलग हुआ मध्य प्रदेश अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, उद्देश्य को प्राप्त करे, विकसित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत बड़ा पर्व हिंदुओं का दीपावली हमारे पास है। दीपावली पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, स्वच्छता का जो संदेश दीपावली हमको सनातन काल से देता रहा है, अनाज काल से देता रहा है, आज हमको सफाई के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। सच ये है कि जहाँ स्वच्छता होगा तो आपकी लक्ष्मी इधर उधर वितरित नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका पैसा डाइवर्ट नहीं होगा। और पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ जो पटाखों का त्यौहार है, खुशियाँ मनाते हैं, खुशियाँ मनाने के और तरीके हो सकते हैं। हमको प्रदूषण से देश को और प्रदेश को, अपने ज़िले को बचाना है। शांति से, सद्भावपूर्ण तरीके से अपने त्यौहार को मनाना चाहिए। हम खुशी को दूसरे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, उसको ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा
बम ब्लास्ट करें, बहुत बड़े बड़े पटाखे फोड़ें, बहुत ज़्यादा धुआं करें। टोकन तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से हम अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर सकते हैं। दीपक जला सकते हैं। दीपक की अवलियाँ जो हैं, हमारे यहाँ दीपावली को कहते हैं दीपों का अवली, दीपों की पंक्तियाँ। दीपों को पंक्तियों से भी हम वातावरण को बहुत अच्छे से सुसज्जित कर सकते हैं। और ऐसा हम करेंगे तो अगर बड़े बड़े पटाखे फोड़ते हैं तो बहुत छोटे छोटे कीटनाशक जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये कीड़े मकोड़े बेचारे मर जाते हैं, जो धरती के लिए भी उपजाऊ हैं, धरती के लिए बेनिफिशियल हैं। तो वातावरण में भी गंदगी होती है और धरती पर भी बहुत सारा गंदगी, हमारे जो सपोर्टर्स जीव हैं, जो हमारे जीवन के विकास में या इकोलॉजी सिस्टम में कहीं कहीं सहयोग करते हैं, उनमें हम इस तरह के व्यवहार से उसको नष्ट कर देते हैं। इसको बचाने की आज आवश्यकता है। इस दीपावली पर्व पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपकी दिवाली बहुत अच्छे से आप मनाएं। आपकी दिवाली आपको शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें और देश की समृद्धि में, अपने घर के विकास की समृद्धि में आप सहयोग करें। प्रभु आपको समृद्धशाली और सुखी बनाए। धन्यवाद।